मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आज मैं प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2023 अंक से संकलित अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का शेष भाग लेकर प्रस्तुत हूँ और आशा करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपनी तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को भी शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंचे। और मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आप मेरे वीडियो को देख लें, इसके बाद आप प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का एक फास्ट रिव्यू करें, जिससे कि आपको ये तथ्य पूरी तरह से आत्मसात हो जाए। साथ ही प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2023 अंक से संकलित जो मैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आप तक पहुंचा पा रहा हूं, इसके लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का अनेक आभार व्यक्त करता हूं। उस प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका के पूरे सिस्टम का, सभी जो भी इसमें इसके मेंबर हैं, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, मैं सबों का अनेक आभार व्यक्त करता हूँ। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं जो शेष भाग की ओर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में 85वां स्थान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI की गणना जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। 13 विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किए जाने वाले इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी CPI का मान 0 से 120 के बीच रहता है। किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है, संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना अधिक माना जाता है। सूचकांक का अधिक मान कम भ्रष्टाचार की स्थिति को दर्शाता है। जर्मनी की गैर सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 180 देशों के लिए ये सूचकांक विगत वर्षों में आकलित किए जाते रहे हैं, जिनमें रैंक का निर्धारण कम भ्रष्टाचार वाले देशों से अधिक भ्रष्टाचार वाले देशों की ओर होता है। इस प्रकार सर्वोच्च सूचकांक वाले देश को सर्वोच्च रैंक प्रदान की जाती है, जो न्यूनतम भ्रष्टाचार की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि सबसे कम सूचकांक वाला देश अर्थात सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाला देश सबसे नीचे दर्शाया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के विभिन्न राष्ट्रों के लिए वर्ष 2022 की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक रिपोर्ट जनवरी 2023 में जारी की गई है। 31 जनवरी 2023 में जारी इस रिपोर्ट में 180 देशों के लिए ये सूचकांक आंकलित है और उसके आधार पर भ्रष्टाचार के संबंध में इन राष्ट्रों की रैंक निर्धारित की गई है। इसमें अधिकांश राष्ट्रों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। भारत के लिए पिछले वर्ष 2021 के लिए ये सूचकांक 40 आकलित था और 180 देशों में 85वां स्थान भारत का था। ताज़ा 2023 की रिपोर्ट में भी भारत के लिए सूचकांक 40 ही है और 180 देशों में भारत का स्थान भी 85वां ही बना हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में सर्वोच्च पहला स्थान 90 सूचकांक के साथ डेनमार्क का है। वहाँ भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम माना गया है। उसके बाद संयुक्त रूप से फिनलैंड व न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। इनके लिए ये सूचकांक 87 आकलित है। 2021 की 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट में फिनलैंड व न्यूजीलैंड डेनमार्क के साथ ही संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे। इन चारों के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 85 आकलित किए गए हैं। नॉर्वे पिछले वर्ष 7वें स्थान पर था। इस वर्ष 84 सूचकांक के साथ उसका चौथा स्थान है। इसके बाद 83 सूचकांक के साथ सिंगापुर व स्वीडन संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं, जबकि 7वां स्थान स्विट्जरलैंड का है। पिछले 10 स्थानों पर रहे इन राष्ट्रों के नाम तालिका में दर्शाए गए हैं, जिसको मैं आपको बता रहा हूं। आप देखें तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश जो हैं वो डेनमार्क है, उसके बाद फिनलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है, सिंगापुर है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड्स है, जर्मनी है, आयरलैंड है, लग्जमबर्ग है। ये जो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं।
अगर सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश की बात करें तो बुरुंडी, इक्वेटोरियल गुनिया, हैती, उत्तर कोरिया, लीबिया, यमन, वेनेजुएला, दक्षिणी सूडान, सीरिया, सोमालिया। अगर भारत व पड़ोसी देशों की रैंक की बात करें तो भूटान का रैंक 25वां है और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 68 है। चीन 65वां, सूचकांक 45। भारत रैंक 85वां, सूचकांक 40। श्रीलंका रैंक 101, सूचकांक 36। नेपाल 110 रैंक और सूचकांक 34। पाकिस्तान 140वां रैंक, सूचकांक 27। बांग्लादेश 147वां रैंक, सूचकांक 25। अफगानिस्तान 150वां रैंक, सूचकांक 24। बांग्लादेश 147वां रैंक, सूचकांक 25। अफगानिस्तान रैंक 150, सूचकांक 24। म्यांमार 157 रैंक, सूचकांक 23। भारत के पड़ोसी देशों में 25वें और 65वें स्थान के साथ क्रमशः भूटान व चीन भारत से बेहतर स्थिति में है। चीन पिछले वर्ष 66वें व उससे पहले 78वें स्थान पर था। अन्य पड़ोसी देशों में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान व बांग्लादेश में स्थिति भारत से खराब है। तो मित्रों, ये जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के विषय में था। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन से विस्थापित मेडिकल छात्रों की आगे की पढ़ाई पर अब विचार के लिए सरकार का विशेषज्ञ समिति का गठन करने की योजना। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन में चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे हजारों भारतीय छात्रों की ये पढ़ाई अब अधूरी रह गई है। युद्ध के लंबा खींचने के कारण पहले से 5वें वर्ष तक के सभी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित है। ऐसे में भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 20,000 अनुमानित है। चीन में कोविड-19 महामारी के दौरान वहां से विस्थापित छात्र भी उनमें शामिल हैं। इन छात्रों ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेते हुए उन्हें सरकार से राहत दिलाने की मांग की थी। छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छात्रों की स्थितियों का समाधान खोजने के लिए समिति गठित करने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को दिया था। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति BR गवई व न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ को 25 जनवरी 2023 को बताया गया कि न्यायालय के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति का गठन सरकार ने कर दिया है तथा समिति की एक बैठक संपन्न भी हो चुकी है। इस मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 6 सप्ताह में प्राप्त होने की आशा सरकार ने व्यक्त की है। यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही सरकार इस दिशा में कोई निर्णय ले सकेगी। इस मामले में आगे सुनवाई के लिए 6 सप्ताह का समय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने दिया। आगे बढ़ते हैं। भारत के द्वारा 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी। भारत की सुरक्षा परिषद की 2021-22 की 2 वर्षीय सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुई है। इसके साथ ही अब 2028-29 के लिए फिर से अपनी दावेदारी भारत ने दिसंबर 2022 में घोषित कर दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दिसंबर 2022 में सुरक्षा परिषद की एक बैठक में ही घोषित कर दिया था कि भारत एक बार फिर से 2028-29 के लिए परिषद की सदस्यता का दावेदार रहेगा। भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद की द्विवार्षिक सदस्यता के लिए चुना जा चुका है और परिषद में सदस्य के रूप में उसके 8 कार्यकाल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जापान सबसे अधिक 12 बार सुरक्षा परिषद की 2 वर्षीय अस्थायी सदस्यता के लिए चुना जा चुका है। दूसरे स्थान पर ब्राजील 11 बार 2-2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा है। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड में जेसिंडा अर्डर्न का प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र और क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने जनवरी 2023 में अचानक ही पद छोड़ने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। 42 वर्षीय जेसिंडा ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था तथा वह इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 7 फरवरी तक था, लेकिन इससे पूर्व 19 जनवरी को त्यागपत्र की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा
कि उनके पास अब देश को नेतृत्व देने की ऊर्जा नहीं बची है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है और अब वह अपनी बेटी की ओर ध्यान देना चाहती है। साथ ही लंबे समय से उसके साथी क्लार्क गेफोर्ड के साथ विवाह का भी समय आ चुका है। 37 वर्ष की उम्र में जब प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाला था, उस समय विश्व की सबसे युवा महिला राष्ट्र प्रमुख वह बनी थी। बाद में पद पर रहते हुए ही पुत्री को उन्होंने जन्म दिया था तथा बेनजीर भुट्टो के बाद प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मां बनने वाली वो दूसरी प्रधानमंत्री थी। जेसिंडा अर्डर्न के त्यागपत्र के बाद इनकी पार्टी लेबर पार्टी ने क्रिस हिपकिंस को पार्टी का नया नेता 22 जनवरी को चुना। हिपकिंस ने 25 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 44 वर्षीय हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री हैं। पूर्व वर्षों में वो शिक्षा एवं पुलिस मंत्रालय संभाल चुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। न्यूजीलैंड में नए चुनाव अक्टूबर 2023 में होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी की भारत यात्रा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने 3 दिन भारत की राजकीय यात्रा 24 से 26 जनवरी 2023 को की। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में राजकीय मेहमान के रूप में वो आमंत्रित थे। भारत की उनकी यह तीसरी यात्रा थी। इससे पहले वो अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में संपन्न तीसरे भारत अफ्रीका फोरम सम्मेलन में भागीदारी के लिए और बाद में सितंबर 2016 में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर वो भारत आए थे। जनवरी 2023 की भारत की इस यात्रा के लिए अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ वह 24 जनवरी की शाम नई दिल्ली पहुंच गए थे तथा राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत 25 जनवरी को प्रातः हुआ, जिसके बाद राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। 25 जनवरी को ही बाद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे भेंट की, जिसके बाद मेजबान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वार्ता संपन्न हुई। हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक में आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा दोनों नेताओं ने स्वीकार किया तथा इसके विरुद्ध मिलकर संघर्ष के लिए सहमति दोनों ने व्यक्त की। दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को सचेत करेंगे। रक्षा उद्योग को मजबूत करने और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान का भी फैसला लिया गया। कट्टरपंथ के विस्तार से संबंधित साइबर स्पेस के इस्तेमाल पर भी चर्चा बैठक में की गई और तय किया गया कि दोनों देश इससे निपटने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन संकट के कारण प्रभावित फूड सप्लाई को फिर से सामान्य करने पर चर्चा दोनों नेताओं ने की तथा साथ ही व्यापार, निवेश और आयात निर्यात को बढ़ाने पर सहमति वार्ता में हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 7.26 अरब डॉलर का था। विशेष बात यह है यह व्यापार दोनों ओर संतुलित था। 2021-22 में 7.26 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार में भारत के निर्यात 3.74 अरब डॉलर के तथा आयात 3.52 अरब डॉलर के थे। ग्रीन हाइड्रोजन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग पर चर्चा हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। भारत और मिस्र पुरानी सांस्कृतिक सभ्यताएं हैं। दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाए जाने पर भी बात हुई ताकि पर्यटन को बढ़ाया जा सके। बातचीत में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि दोनों देश आपसी संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने को सहमत हुए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस विश्व परेड में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मिस्र G20 का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री ने मेहमान राष्ट्रपति को G20 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसके लिए मेहमान राष्ट्रपति ने उन्हें धन्यवाद दिया। भारत की सुरक्षा परिषद की 2028-29 के भारत व मिस्र में यह शिखर बैठक ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में
दोनों शासन प्रमुखों ने स्मारक डाक टिकटों का आदान प्रदान किया। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए संस्कृति, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रसारण और युवाओं से संबंधित मामलों में सहयोग के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी इस अवसर पर किया गया। तो मित्रों, ये सारी सूचनाएं, जानकारी मैं आप तक पहुंचा पाया जो प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2023 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संकलित है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी भी होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से मैं करता हूं कि आप एक बार प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का फास्ट रिव्यू करें ताकि ये सारी बातें आपको अच्छे से आत्मसात हो सके। तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तथ्यों के साथ, नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए। ओके, बाय।